नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बहुत सी नेगेटिव बातें होने के लिए जा रही हैं, सो अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। आज हम इक्विटी फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट्स को बहुत ही ब्रीफली देखेंगे, जबकि अपने चौथे सेगमेंट फॉर्ट के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी 2030 तक बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है उसको 90% बढ़ाने के लिए जा रहा है। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। ना फिर स्टॉक मार्केट्स में हम सबसे पहले पीएसएक्स को देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज वहां पर लाल बादल छाए हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमने जिस तरह कल फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो इंपैक्ट कर सकते पीएसएक्स को इस हफ्ते, उसमें सबसे पहला फैक्टर था पॉलिटिकल फैक्टर और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो कैसे इंपैक्ट कर सकती है। उसने इंतहाई नेगेटिव इंपैक्ट किया है और आज मार्केट सुर्ख नजर आ रही है। मार्केट किसी भी हवाले से किसी भी लेवल पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे संभलती हुई नजर नहीं आई और मार्केट ने जरा सी भी रिजिलियंस शो नहीं की। आज हमें KSE 100 इंडेक्स के अंदर भी यूजुअल लेवल से ज्यादा सेलिंग नजर आ रही है। अगर हम KMI 30 की बात करें तो वहां पर भी लेवल ज्यादा नजर आ रहे हैं। KMI 30 तो तकरीबन 900 पॉइंट्स गिर गई है और अगर हम KSE 100 की बात करें तो 380 पॉइंट्स गिर गई है, यानी कि जो 47,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो फिर दोबारा नीचे आ गई है। नाज़रीन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तकरीबन 380 स्क्राइब्स में से सिर्फ 87 पॉजिटिव है और 250 से ज्यादा नेगेटिव है। पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हैं, PTI की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत ही एक बिलो एवरेज हमें जो है ना परफॉर्मेंस नजर आई है। हम इसकी बिल्कुल वजूहात में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें नजर आ रहा था, हम अपने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि यही वजह है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे क्योंकि ऐसे कंसर्न्स आवाम के ज़हनों में मौजूद हैं। बहरहाल हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। PDM का जो फ्रंट है वहां से धरनों की बात हो रही है और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई रेजिलियंस शो नहीं हो रही है। मीडिया की जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी धरना दिए हुए बैठे हैं। तो ये कुछ नेगेटिव बातें चल रही जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में आ रहा है। देखें नाज़रीन इंपॉर्टेंट क्या है, हम ये बात करते रहते हैं कि ठीक है पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है एटसेक्ट्रा। असल बात यह है कि इन्वेस्टर ये देखता है कि उसका क्या पैसा महफूज है या नहीं, और वो कब समझता है जब उसे हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनमें सस्टेनेबिलिटी नजर आती है, कंटिन्यूटी नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिनेरियो ऐसा है कि सिचुएशन ये है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई ठोस इकदाम नजर नहीं आ रहे कि वो सियासी तौर पर थोड़े से मजबूत नजर आए। तो यहां पर तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दिया जा रहा PDM को। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जो इंपैक्ट है ये कंटिन्यू कर सकता है कल भी, और आने वाले 3-4 दिन के जो सेशन रह गए उनमें ये काले बादल नजर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में कि वहां पर क्या हुआ। हम आपको कल बता रहे थे कि आज का दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले यूएस के जो फ्यूचर्स थे वो पॉजिटिव थे, बट अनफॉर्चुनेटली यूएस के जो फ्यूचर्स हैं पॉजिटिव होने के बावजूद कल नैस्डैक नेगेटिव रही है और डाउ जोन्स और S&P की परफॉर्मेंस है वो मिक्स रही है। आज भी जो यूएस फ्यूचर्स हैं वो डाउनवर्ड नजर आ रहे हैं, मिक्स नजर आ रहे हैं। नैस्डैक अभी भी नेगेटिव है, डाउ जोन्स तकरीबन 0 के लेवल पे है और S&P जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आ रही है, यानी कि मिक्स्ड नेगेटिव है। हम एशिया की बात करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं वो तो यूएस में जरूर आने, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में नजर आता है। हम चाइना की बात करते हैं, आज भी चाइना के स्टॉक मार्केट्स नेगेटिव नजर आ रही हैं। वजह एवरग्रैंड भी है, वजह हुकूमत एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने के लिए जा रही है हुबे प्रोविंस के अंदर जहां पर क्रिप्टो करेंसी की फैसिलिटीज हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी थोड़ी सी क्रैश करती हुई नजर आ सकती है और उसका इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स में नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स की। इकोनॉमिक रिकवरी की पेस तो अब साइड पे रखते हैं, असल चीज ये है कि यूएस के नंबर्स क्या आते हैं और उसका इंपैक्ट ट्रेड पे क्या आता है। खाली इन्फ्लेशन के नंबर नहीं देखना, हमें रिटेल सेल्स भी देखने, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टर तो चाइना जरूर है, लेकिन उसके बाद अमेरिका है।
अमेरिका दुनिया से चीज़ें मंगवाता है और साउथ ईस्ट एशिया की जो नेशंस हैं बहुत सी चीज़ें बनाकर भेजती हैं। तो यही वजह है कि ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है और उनका नंबर से पहले थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी या नेगेटिविटी नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो डेटा है थोड़ा सा डेंटेड हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। ना फिर फॉरेक्स में हम सबसे पहले पाक रुपये यूएस डॉलर की पैरिटी देख लेते हैं। बहुत ही नेगेटिव खबर है। पाकिस्तान का रुपया अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आज 80 पैसे डेप्रिसिएशन के बाद 168 रुपए और 90 पैसे तक पहुंच चुका है अगेंस्ट यूएस डॉलर। यह होना था। हम ये देख रहे हैं कि हम इंपोर्ट्स को कर्ब करने की जो बयानात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से सुन रहे हैं, लेकिन हमने आपको ये पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में ये भी बताया था कि इंपोर्ट हेड्स कौन से हैं। पेट्रोलियम है, पाम ऑयल है, कॉटन है, फूड है। ये तमाम चीजों के बगैर तो आपके पीछे इंपोर्ट्स बचती ही कुछ नहीं है। आपका 70% तो फॉरेक्स तो इन्हीं को खरीदने के लिए चला गया। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस एरिया में अपनी इंपोर्ट्स को कर्ब करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि जहां पर डिस्कशन अब एनालिस्ट की तरफ से फैल चुकी है, ये डिस्कशन हो रही है कि जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, और जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो आपका रुपया जो है अंडर प्रेशर आता है। आपका रुपया जब अंडर प्रेशर आ रहा है तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें पैनिक करने की बात नहीं है। हमने कल भी आपको अपने प्रोग्राम में बताया कि इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स की जो करेंसीज है वो भी अंडर प्रेशर है। देखा जाए तो यूरो और पाउंड तक जो है वो अंडर प्रेशर है। आज तो यूएस डॉलर इंडेक्स भी प्रेशर में नजर आ रहा है इन्फ्लेशन के नंबर से पहले, तकरीबन 5 बेसिस पॉइंट्स कम हो गया। ना फिर यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यूरो के अंदर भी अनसर्टेनिटी चल रही है, क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से जो बॉन्ड परचेज है वो ट्रिम कर दी गई है। यूएस के अंदर भी जो बॉन्ड परचेज है वो तो हमें ऑलरेडी ट्रिम्ड नजर आ रही है। अब बॉन्ड मार्केट जो एशिया की है उसमें से भी आउटफ्लोज नजर आ रहे हैं। तो असल चीज ये है कि दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, दोनों मनी एंड कैपिटल मार्केट दोनों, वहां पर आपको अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, कुछ संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दुनिया में जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो भी एक्सपैंड हो रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये अनसर्टेनिटी मौजूद है। बहरहाल आज हम सिर्फ इतने डिस्कस करेंगे क्योंकि आज जब अमेरिका में इन्फ्लेशन नंबर आएगा और फिर आने वाले दिनों में जब रिटेल नंबर आएंगे तो उसका इंपैक्ट नजर आएगा, लेकिन अब इन्फ्लेशन नंबर का रिकॉर्ड करेंगे और कल आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। ना फिर कमोडिटीज में हम सबसे पहले ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल मुस्तहकम नजर आ रहा है। आज भी ब्रेंट की जो प्राइस है वो $74 के बहुत ही करीब है, और हो सकता है प्रोग्राम को जब हम पब्लिश करें तो $74 पर बैरल हो भी जाए। WTI अगेन $70 प्लस है, ये एक अच्छा साइन है। बहरहाल कंसर्न्स वही हैं कि प्रोडक्शन कट का क्या बनेगा। अभी तक क्योंकि डॉलर वीक नजर आ रहा है और ग्लोबल इकोनॉमिक पेस की जो रिकवरी है वो थोड़ी सी डाउन नजर आ रही है, मगर ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसके ऑयल की जो प्राइस है उसको पॉजिटिवली सपोर्ट मिल रहा है। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड अगेन नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है। दो डॉलर इंडेक्स में आज कमी हुई है, डॉलर मार खा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इन्फ्लेशन के नंबर से पहले नेगेटिव होना बनता है। गोल्ड को हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी कहते हैं, मगर इसका ऐसा किरदार नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके के साथ गोल्ड की प्राइसेस में इजाफा हुआ था, इसने इन्फ्लेशन को भी आउट नंबर कर दिया था। तो अब नेगेटिव टेरिटरी के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स का टिल्ट यहां पर इतना ज्यादा नहीं है। अभी आपको जो जो मनी मार्केट्स हैं उसमें इन्वेस्टर की जो है वो नजर आ रही है, खासतौर पर फॉरेक्स की मैं बात करूंगा। तो ना फिर मार्केट्स जो हैं इक्विटी, फॉरेक्स एंड कमोडिटी सारी की सारी फिर मिक्स चल रही हैं। तो यूएस के जो इन्फ्लेशन नंबर है उसको देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट स्वॉट की तरफ। ना फिर स्वॉट के अंदर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि एक नया प्लान नेपरा अप्रूव करने के लिए जा सकती है, क्योंकि उसी ने इंप्लीमेंट करना है। वो है पाकिस्तान में बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है उसको 90% बढ़ाना, और इसका स्पैन कितना है।
स्पैन है तकरीबन 9 साल, यानी कि 2022 से 2030 तक। इन 9 सालों के दौरान तकरीबन 22,000 मेगावाट बिजली ऐड की जाएगी। और कुछ सोर्सेस कहते हैं कि जो कमीशन कमेंसमेंट होगी उसके अंदर 28,000 भी हो सकती है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का जो शेयर है वो कितना है। क्लीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन एमिशन का जो टारगेट है गवर्नमेंट ने रखा हुआ है 2025 तक 20% और 2030 तक तकरीबन 30% रखा हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि क्लीन ग्रीन एनर्जी के अंदर कौन कौन से आते हैं। विंड शामिल है, हाँ जी, इस प्लान में शामिल है। तकरीबन 3,800 मेगावाट बिजली जो है वो हवा से हासिल की जाएगी। सोलर एनर्जी जो है उससे तकरीबन 2,000 मेगावाट हासिल की जाएगी। ये कम है, ये कम है। हमारा टारगेट तो 20 to 30% जाना है, ये तो उतना नजर नहीं आ रहा है, ये तो कम है, तकरीबन 10% है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है देखना कि कौन सा और एवेन्यू जो है इस प्लान में शामिल किया गया। ना फिर हमें खुश होने की जरूरत है एंड थैंक्स टू द पीटीआई गवर्नमेंट कि उसने इस पे खास नजर दी है और नए डैम्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गए। हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी जो जनरेशन कैपेसिटी है इस वक्त उसका जो शेयर है वो 24% है। 2030 तक इट विल बी 43%। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तकरीबन 23,000 मेगावाट बिजली पानी से बनाई जाएगी जो कि इंतहाई सस्ती है। अगर आज हम नॉमिनल वैल्यू में बात करें तकरीबन 1 से 1.5 रुपया पर यूनिट ये बिजली हमें कॉस्ट करती है। और मुझे उम्मीद है कि जब कैपेसिटी एक्सपैंड होगी तो ये तब भी सस्ती ही रहेगी। नाज़रीन, यहां पर यह है कि इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान ये अप्रूव तो अभी हो गया, ओके कर दिया गया है कैबिनेट की जो कमेटी ऑन एनर्जी है, लेकिन अभी भी इस पे एग्रीमेंट बाकी है क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट की जो कमेटी है उसने उसको ओके करना है। फिर उसके बाद फाइनल अप्रूवल नेपरा देगी क्योंकि इंप्लीमेंट भी नेपरा ने करना है। नाज़रीन, हम यहां पर के इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि इसका मकसद क्या है। मकसद 2 नजर आ रहे हैं। नंबर 1, सस्ती तरीन बिजली हासिल की जाए एंड नंबर 2, जितनी हमारे पास फ्यूल मौजूद है उसको बेस्ट तरीके के साथ यूटिलाइज किया जाए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पानी माशाल्लाह से मौजूद है और हम देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाद ये सैलाब की नफर हो जाता है पानी। हम इस पे जब डैम बनाएंगे और उससे जब पन बिजली हासिल करेंगे तो इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन नजर आ रही है। इस प्लान के दौरान हमारे जो कुछ तकरीबन 6,400 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो रिटायर हो जाएगी, जिसके अंदर RLNG के प्लांट्स भी शामिल हैं और रेजिडुअल फ्यूल ऑयल जो है उसके प्लांट्स भी शामिल हैं। रेजिडुअल फ्यूल ऑयल जो है उसकी तो आप समझिए कैपेसिटी तकरीबन 1200 मेगावाट रह जाएगी, जो कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो रिटायर हो रहे हैं ये महंगे तरीन प्लांट्स हैं, इनएफिशिएंट प्लांट्स भी हैं। हम इनएफिशिएंसी की तरफ नहीं जाते क्योंकि कुछ प्लांट्स के इलेक्ट्रिक के पास भी जो कि इंतहाई इनएफिशिएंट है और महंगी बिजली बनाते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाते। हम ये देखते हैं कि RLNG के प्लांट्स जो हैं क्या वो और लग सकते हैं? एब्सोल्युटली लग सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का टारगेट है कि कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान ने टारगेट बनाया कि 2025 तक कार्बन एमिशन 20% उसका शेयर होगा और 2030 में 30%। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी भी कोल प्लांट्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, कुछ प्लांट्स नाजरीन ये फीडबैक जो अथॉरिटी है उसके अंडर आते हैं क्योंकि ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है कम टेक्निकल असिस्टेंस भी चाइना की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है और फीडबैक के मुआहदों के दौरान एक्चुअली कोल के पावर प्लांट्स शामिल हैं, तो हम इसको अलहदा नहीं कर सकते, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये कैपेसिटीज इंपॉर्टेंट है और कोल की जो कैपेसिटीज हैं वो ऐड होने के लिए जा रही हैं। असल चीज़ क्या है, इस वक्त पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है तकरीबन 34,000 मेगावाट है और हम अगर एफिशिएंसी देखें तो आपको तकरीबन 80 to 90% नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ट्रांसमिशन का है। इस प्लान के अंदर NTDC नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी जो है वो नाम के तौर पे नजर आ रही है, लेकिन कोई अभी तक फाइनल प्लान नजर नहीं आ रहा कि ट्रांसमिशन के हवाले से क्या करेंगे।
हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन ही असल पाकिस्तान की बिजली और लोड शेडिंग का मसला है। मिसाल के तौर पे जो बिजली हमें मुहैया की जा रही है बड़े शहरों में, क्या वो ट्रांसमिशन लाइन चेंज होंगी? ये बात नहीं की गई। और अगर ट्रांसमिशन लाइन चेंज नहीं की जा रही तो आप जितनी मर्जी कैपेसिटी ऐड कर लें, लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होगा। यह हुकूमत को जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब चूंकि सी पैक के प्रोजेक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारी अर्बनाइजेशन एक्सपैंड कर रही है, नए शहर बन रहे हैं, तो बिजली की जरूरत है। ट्रांसमिशन लाइन्स उस तरफ जाएंगी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स जो पुरानी ट्रांसमिशन लाइन्स है उनको रिप्लेस करने का कोई सॉलिड मंसूबा नजर नहीं आ रहा जिस तरह यह मंसूबा नजर आ रहा है। तो ये लोड शेडिंग के मसले को खत्म नहीं करेगा और हुकूमत को इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। नाज़रीन, हमने आज जो डिबेट की है उसका खुलासा यह है कि कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है, बिजली हम ज्यादा बनाएंगे, 2030 तक हमारे पास 90% बिजली ज्यादा होगी। एब्सोल्युटली 4% जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर कंपाउंड करके लगाई जाए तो ये हमारी डिमांड में भी इजाफा होता हुआ नजर तो आ रहा है। मगर जब तक ट्रांसमिशन लाइंस को एफिशिएंट नहीं किया जाता, चेंज नहीं किया जाता, तब तक हम लोड शेडिंग की जो लानत है उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, जिसका खुमियाजा ना सिर्फ हमारी मासूम आवाम भुगतेगी बल्कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भुगतते रहेंगे। और हुकूमत को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, आज हमने स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज को देखा और अपने चौथे सेकंड फॉर्ट के अंदर हमने बिजली की एक्सपेंशन के बारे में बात की। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे नए फैक्ट, फिगर और नंबर्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेहमान इरफान इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद इरफान इकबाल।